घर का भेदी पार्ट 10। आयशा ने कहा, नहीं साहब जी, अब तुम सो जाओगे और सब काम मैं करूँगी, क्योंकि तुमने भी पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की है मुझ पर। अब सब काम मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने करना है। अपने जस्ट सोना, खामोशी से सो जाना है, बाकी अपने उज मेरा कमाल देखना है। मैंने कहा, आयशा कोई इंग्लिश मूवी वगैरह लगा लें। आयशा ने कहा, नहीं, मुझे सब आता है। अब इंग्लिश मूवीज़ को छोड़ो, मैं आज आपको इतना सुकून दूंगी कि अब इंग्लिश मूवीज़ को भी भूल जाओगे। मैंने कहा, आयशा चलें, ठीक है। फिर आयशा ने स्टार्ट किया। मैं बेड पे सोया हुआ था। आयशा अंदर चली गई थी, शायद वो किचन में कोई चीज़ लेने गई थी या अपने रूम में गई होगी। मुझे नहीं पता वो नीचे क्या करने गई है। थोड़ी देर बाद आयशा भी वापस आई। उसने अपने हाथ में तेल की बोतल लेके आई थी। मैं समझ गया था कि आयशा क्या करने वाली है इस तेल को लेके। उन्हें का क्या मतलब है, उसको क्यों लेके आई है, मैं सब जानता था। मैंने कहा, वाह आयशा, क्या बात है, तुम ये तेल क्यों लाई हो? आयशा ने कहा, साहब जी, मैं आपको सब बताती हूँ। दूध का एक गिलास भी लाई हूँ, उसको जाके पी लें और आए बैठ जाएं। मैं फिर गया। मैंने वो गर्म दूध का गिलास पिया और आके आयशा के पास बैठ गया। आयशा ने कहा, साहब जी, पहले मैं आपकी मालिश करती हूँ और अब भी फिर मेरी मालिश करना। मैंने कहा, चलें, ठीक है। आयशा ने फिर काम करना शुरू कर दिया। आयशा ने तेल की बोतल पकड़ी और तेल निकाल कर अपने हाथों पे लगाया। पहले मेरे सर में तेल लगाया और मुझे सुकून होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे पूरे बदन पे तेल लगाने लगी। फिर वो वाली जगह पे भी तेल लगाना शुरू हो गई। जैसे ही उसने उस पे तेल लगाना शुरू किया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आयशा यार, ये तुम क्या कर रही हो? आयशा ने कहा, साहब जी, अब भी क्या याद करेंगे कि अब का किससे पाला पड़ा है? आयशा, कोई भूलने वाली चीज़ नहीं हो तुम, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। मैं आपको क्यों भूल जाऊँगा? तुम बहुत अच्छी हो और इतना तजुर्बा है तुझ में, बहुत ही। तुम कमाल हो और काफ़ी तजर्बाकार लड़की हो। तुम उस काम में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। आयशा, तुम पहले भी किसी के साथ ऐसे करती हो? आयशा ने कहा, नहीं साहब जी, ये स्पेशल लोगों के लिए होता है। ये सब मैं स्पेशल लोगों के लिए करती हूँ। अब भी मेरे लिए स्पेशल हैं, सिर्फ अब के लिए करती हूँ। मैंने कहा, आयशा, ये तुमको किसने सिखाया है ऐसे करना? तो आयशा ने कहा, साहब जी, वो मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरी एक दोस्त है, रज़िया। हाँ हाँ, वो तुमने बताया था, जिससे हम दोनों ने मिलने भी जाना है और उसको भी खुश करना है। हाँ हाँ साहब जी। वो अच्छा, फिर क्या? हाँ साहब जी, मैं पहले ना उसके घर जाया करती थी, तो उसने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया था। वो कैसे आयशा? असल में ना साहब जी, जब उसकी शादी हो गई थी जिस मर्द से, वो न मर्द था। बाहर से वो तो मर्द नज़र होता था, लेकिन उसमें मर्दों वाली कोई खूबी नहीं थी, क्योंकि वो तो सुहाग रात पे मेरी उस दोस्त रज़िया को भी खुश नहीं कर पाया था। तो फिर रज़िया का बच्चा कैसे हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। आयशा कहने लगी, साहब जी, वो एक अलग बात है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तमाम करतब मुझे होते हैं, ये मुझे किसने सिखाए? मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है। आयशा, तुम बताओ, तुमको ये सब किसने बताया? आयशा ने कहा, साहब जी, जब मेरी दोस्त रज़िया की शादी हुई थी, इस वक्त रज़िया की उम्र तकरीबन 15 साल थी और उसके खावंद की उम्र, जिसका नाम इकबाल था, उसकी उम्र इस टाइम 40 साल थी। वो बाहर से तो हटा कटा और कड़ील नौजवान नज़र होता था, मगर अंदर से वो टिश था। उसके अंदर ना वो पावर थी, मर्दों वाली ना ही। वो सुहागरात पे मेरी दोस्त को खुश कर पाया। वो 1 मिनट से पहले ही हार जाता था और मेरी दोस्त उससे करकट में जीत लेती थी। मेरी दोस्त ने मुझे बताया, आयशा, ऐसे ऐसे मसला है। मैंने कहा, रज़िया, कोई बात नहीं, मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ, अगर तुमको एतराज़ ना हो तो। उसने कहा, आयशा, मैं तो कब की परेशान हूँ। एक तो मेरी उससे शादी हो गई है, बूढ़े से, एक तो बूढ़ा न ही मुझे खुश कर पाता है और सारा दिन खच खच अलग होती है। सारा दिन मेरे से लड़ता भी रहता है। अगर मैं चाहूँ तो गली के लड़कों से भी दोस्ती कर सकती हूँ, और तो और मेरा दीवर भी मेरे पे मरता है। मैं क्या करूँ? मैं कहती हूँ कि उसको कुछ दवाई वगैरह लेके दो और मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए। मैंने कहा, रज़िया, साथ मोहल्ले में एक पंसार स्टोर था, मैं वहाँ गई थी। एक हकीम बैठा हुआ था, उसको मैंने ये सारा मसला बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसने कहा, बेटा,
तुम उस मर्द को मेरे पास भेजो या ये मेडिसिन ले जाओ, उसको खिलाओ। अगर उसमें पावर ही जाती है तो ठीक, वरना उसका कोई हल नहीं है। माए ने कहा, साहब जी, वो आपके पास होने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, जितनी भी मेडिसिन बनती है, जितने की बनती है मुझे दे दो, और मुझे ये भी बता दो ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है। तो स्पंसार सटूर वाले हकीम ने मुझे कुछ गोलियां दी और एक तेल की छोटी सी शीशी दी, और साथ में एक फाकी टाइप सफ़ूफ था, वो भी मुझे दिया। और उसने कहा, ये सफ़ूफ और गोलियां दूध के साथ खानी हैं, और ये आयल जो है, ये हल्के नरम हाथों के साथ उसकी मालिश करनी है। मैंने कहा, ठीक है साहब जी, मैं जाके बता दूंगी। मैंने हकीम का शुक्रिया अदा किया और उसको 3500 रुपये भी दिए। जो मेडिसिन दी थी वो 1 मन्नत का कोर्स था। मैंने उस हकीम से वो कोर्स ले लिया था और मैंने जाके अपनी दोस्त रज़िया को दिया। उसने उसको 1 मन्नत कोर्स इस्तेमाल करवाया, मगर उसका कोई फ़र्क न पड़ा। रज़िया बहुत परेशान थी। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, मेरे पास आई कहती है, यार आयशा देखो, जो तुम दवाई ले आई थी उससे भी मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, रज़िया, अगर तुम चाहो तो अपने दीवर से बात करो, और हो सकता है वो भी नौजवान है और ख़ूबसूरत है, वो तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरा करे। रज़िया कहने लगे, आयशा यार, मुझे शर्म आती है, और बाज़ औक़ात जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो दीवर भी बहाने बहाने से मुझे पीछे से टच करता हाथ लगाता, लेकिन उस टाइम मुझे अजीब फ़ील होता था। अब तो मैं खुद चाह रही हूँ, मगर जो दीवर साहब हैं वो तो मुझसे दौड़ दौड़ भाग रहे हैं। हो सकता है कोई लड़की उसके चक्कर में हो, और वो हो सकता उस किसी लड़की के साथ दोस्ती हो गई हो, जिस वजह से वो मेरे पास नहीं होता और न ही मुझे पहले की तरह छेड़ता है। मैंने कहा, रज़िया तुम जाओ, घर में तुझको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं बताऊँ तुम वैसे करती जाना, देखना तुम्हारा दीवर भी तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तो रज़िया ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, हाँ आयशा बताओ, मुझे यार क्या करना है, मैं बहुत उदास हूँ, और न ही पूछो मेरी हालत क्या हो रही है। मुझसे अब सब्र करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को तुम्हारे सामने ही है 1 साल हो गया है, और एक दिन भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सही से खुश नहीं किया। मैंने कहा, रज़िया, तुम सुबह जब झाड़ू लगाती हो, तुम्हारे कोई हल्के से कपड़े पड़े हों, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा बारीक लिबास हो, तुम उसको पहन लिया करो और दोपटा न लेना, और झाड़ू देती रहा करो, और कोशिश करो जब तुम्हारा दीवर बाहर बैठा हो तब तुम अय्या करो और झाड़ू वगैरह दिया करो। तो रज़िया ने कहा, सुबह टाइम तो मेरा दीवर बाहर बैठ के पढ़ाई वगैरह करता रहता है। उसका दीवर 11वीं में था और वो स्टडी कर रहा था, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता था और वो अपनी बाहर बैठ के स्टडी वगैरह करता था। तो रज़िया ने कहा, ये तुमने काम की बात की है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? आयशा ने कहा, तुम पहले ये करो और बाद में क्या करना है मैं वो तुमको बताऊंगी। फिर अगले दिन रज़िया जब सुबह उठी तो उसने मेरे बताए हुए मशवरे के मुताबिक बारीक लिबास पहना और सहन में झाड़ू देने लगी। उसका दीवर सामने बैठा हुआ था और रज़िया झाड़ू दे रही थी। रज़िया ने दोपटा नहीं ले हुआ था, और रज़िया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत वाइट है, और उसका रंग भी गोरा है, और उसका हुस्न भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रज़िया ने जैसे ही झुक के झाड़ू दिया तो उसके दीवर ने आंखें फाड़ के अपनी भाभी को देख रहा था। तो इस बात को रज़िया ने नोट किया, और रज़िया झाड़ू देने के बहाने से और अपने दीवर के करीब होती गई, और जहाँ पे रज़िया झाड़ू लगा रही थी उसकी दीवर की नज़रें वहाँ घूम रही थी। फिर स्कूल, फिर कॉलेज टाइम हो गया और उसका दीवर कॉलेज जाने लगा। तो फिर रज़िया आई और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आयशा तुमने कमाल कर दिया, जो टोटका तुमने मुझे बताया था उस पर मैंने अमल किया, और मेरा दीवर मुझे देखकर दंग रह गया था और उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। वो तो शुक्र है उसके कॉलेज जाने का टाइम हो गया था, नहीं तो वह आज मुझे उठा के बेडरूम में ले जाता और मेरी बरसों की प्यास को वो बुझा देता। मैं तो कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो पहल करे, लेकिन वो डर रहा है मुझसे। तो मैंने कहा, रज़िया, अब दूसरी टिप जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उस पर अमल करना, और उस पर तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी, और ऐसे समझ लो ये मौके पे चौका है। तो रज़िया ने कहा, आयशा तुम बताओ, तुम्हारा हर मशूरा, हर टिप काम की होती है। मैंने कहा, रज़िया अच्छा तुम ऐसा करो, उसका टाइम नोट करो, तुम बाथरूम चली जाना और अंदर से कंडी ना लगाना। जब उसके बाथरूम जाने का टाइम हो तो तुम बाथरूम चली जाना।
رضیہ نے کہا، یار جب وہ کالج سے ہوتا ہے نا تو فوراً ہی فریش ہونے کے لیے باتھ روم جاتا ہے اور فریش ہوتا ہے، پھر آ کے وہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کیونکہ آج کل گرمیاں بہت ہیں، گرمی کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا بھی ہوتا ہے اور اس کو گرمی بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اتے ہی فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ تو عائشہ نے کہا، یہ تو بڑی کام کی بات ہے، تم ایسا کرو، اس کے ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی تم باتھ روم میں چلی جاؤ اور شاور لینے کے بہانے سے، اور تم اندر سے کنڈی نہ لگانا، اور جب تمہارا دیور آئے گا تو تمہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کا دل کر جائے، تمہارے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ، اس کو آزما لو۔ تو اگلے دن میں صبح اٹھی، گھر کا کام وغیرہ کیا، گھر والوں کے لیے میں نے کھانا بنایا اور اپنے دیور کو بھی ناشتہ کرایا اور کالج کے لیے چلا گیا۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میں نوٹ کر رہی تھی، میرا دیور مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں بھی عجیب تھیں۔ میں یہ سب نوٹ کر کے دل میں بہت خوش ہوئی تھی کہ میرا دیور میری طرف مائل ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کھانے کے برتن سمیٹے اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور میرے نام نہاد ہسبینڈ وہ بھی کھانا کھا کر دفتر چلے گئے۔ میں نے ایک اچھا سا ڈریس نکالا اور وہ پہنا، اور اس کے بعد ہلکا سا میک اپ کیا۔ میں نے جب دیکھا میرا دیور کالج جا رہا ہے تو میں نے اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، ذیشان رکو، میرے لیے یہ چیزیں لانی ہیں۔ اس نے کہا، کیا لانا ہے؟ میں نے اس کو پیسے دیے اور اس کو نام بتائے تو وہ شرما گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا بھابھی، مجھے کیسے پتا آپ کی ناپ کا؟ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں، اور تمہارے بھائی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، اور میں خود بازار جا نہیں سکتی، تو میں کس کو بولوں؟ تم میرے لیے یہ لے کے آ جانا۔ تو وہ شرمانے لگا، تو اس نے کہا، بھابھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب کو کون سے فٹ ہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ 44 والے لے کے آ جانا، تو وہ چلا گیا۔ اب یہ بھی میرا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ذیشان ہونے والا ہے، تقریباً 3 سے 4 منٹ اس کے ہونے سے رہ رہے تھے، مجھے پتا تھا وہ ڈیلی اس ٹائم ہی گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے، تو میں اس ٹائم واش روم میں چلی گئی اور سب کپڑے اتار کے شاور لینے لگی، لیکن کنڈی میں نے کھلی چھوڑ دی تھی۔ تو کچھ منٹ بعد میرا دیور نے فوراً ہی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا، اور وہ دنگ رہ گیا، اور میں نے بھی حیرانی کی ایکٹنگ کی کہ یہ کیا ہو گیا، اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میرا دیور آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر وہ پیچھے مڑا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میرا دل کر رہا تھا یہ تو بہت اچھا موقع تھا، لیکن اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں میرے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ پھر میں نہا کے اور گیلے کپڑے پہن کے باہر آئی۔ میرا دیور سامنے صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور میں آ کے اس کے سامنے بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگ گئی۔ اس نے مجھے جب دیکھا تو وہ بھی مجھے غور سے دیکھنے لگا، تو میں اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ تو میرا دیور اس نے دروازہ ناک کیا اور کہنے لگا کہ بھابھی میں اندر ہی جاؤں؟ میں نے کہا، ہاں ذیشان تم آ جاؤ، تم کو کس نے روکا ہے یہاں آنے سے؟ تو ذیشان کہنے لگا کہ بھابھی اصل میں آج گرمی بہت ہے، اور ایسی بھی اب کے روم میں لگا ہوا ہے، اور میں یہاں سو کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں کالج سے تھکا ہوا آیا ہوں اور باہر گرمی بھی بہت تھی، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں، تو میں یہاں پہ سو سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ذیشان یہاں پہ سو جاؤ، ویسے بھی تو ہمارے روم میں ایک ہی بیڈ ہے، تم آ جاؤ میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں بھابھی میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ میں نے کہا، نہیں پگلے، تم اگر صوفے پر سو جاؤ گے تو تھک جاؤ گے اور تمہارے وجود میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، تم اوپر میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بھی خود جان بوجھ کے کروٹ لی اور اپنی بیک سائیڈ اپنے دیور ذیشان کی طرف کر دی۔ ذیشان نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا، اور اس نے اپنا حرامی پن دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ ایک تو میرا وجود گیلا تھا اور اوپر سے میں بھرپور جوان تھی، ابھی میری عمر 19 سال تھی، اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی، اور میرا دیور مجھ سے پیار کرنے لگا تھا۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے وہ میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر میرے دیور نے آہستہ آہستہ سے اپنی حرکات کو جاری رکھنا شروع کر دیا۔ میں تو دل میں خوش ہو رہی تھی، اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میرا دیور آج خود چل کے میرے روم میں آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے سوئی رہی اور اس نے میرے ساتھ کام کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں نے کرکٹ میچ کھیلا، اور میرے دیور نے مجھے پرسکون کیا۔ آج میں پہلی مرتبہ کسی مرد کا اصلی والا پیار حاصل کر سکی تھی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اس کے ساتھ پیار
उसके साथ क्रिकेट मैच खेल के मेरा दीवर बहुत बड़ा खिलाड़ी था और उसने जब दूसरी बार अनंग करना शुरू की तो वो फिर वही तेल की बोतल ले आया था और उसने ही मुझे ये काम सिखाया था। उसने मुझे तेल लगाना शुरू किया था। तो साहब जी, ये भी मुझे तेल लगाना और ये सब कुछ मेरी दोस्त रज़िया ने मुझे बताया था और को उसके दीवर ने ये सब बताया था। तो मैंने कहा, आयशा, फिर रज़िया ने तुम्हें आगे कुछ नहीं बताया कि आगे क्या हुआ था? मैंने कहा, साहब जी, उसने भी मुझे बहुत कुछ बताया है। अगर आप आगे सुनना चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो मैंने कहा, हाँ यार बताओ, अभी भी वैसे थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम शुरू करते हैं। आयशा ने कहा, साहब जी, मैं तो सुबह तक आपके साथ हूँ, जब आपका दिल चाहे तब तक आप मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है। आयशा, अच्छा आयशा बताओ फिर क्या हुआ? आयशा ने कहा, साहब जी, फिर रज़िया ने मुझे बताया कि ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहा और मेरा दीवर जब कॉलेज से वापस होता और मेरे कमरे में ऊ जाता था और यहाँ बैठकर वो पढ़ाई वगैरह भी कर लिया करता था और मेरे साथ मैच खेल लेता था। हम दोनों एक अच्छे गेमर बन गए थे और उस काम में अच्छी महारत से खेलने लगे थे क्योंकि हम ये काम रोज़ कर रहे थे और हमें काफ़ी तजुर्बा भी हो गया था कि किस तरह करते हैं एक दूसरे को खुश। फिर एक दिन मैं सोई हुई थी और मेरा दीवर आया और वो मेरे पास आके बेड पे सो गया। शायद उसने दरवाज़ा को कंडी लगाना भूल गया था। हम दोनों सोए हुए थे जैसे मियाँ बीवी सोते हैं। मेरा ससुर भी इस रूम में आ गया। शायद उस दिन हमारा बिजली का बलैया हुआ था। वो बल ढूंढने आए थे क्योंकि बल को जमा कराने की लास्ट डेट थी। वो बल ढूंढते ढूंढते मेरे रूम में आए तो उन्होंने मुझे और ज़ेशान को एक साथ सोते हुए देख लिया था और उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो छुप करके चले गए थे। दूसरे दिन जब ज़ेशान कॉलेज था तो मेरा ससुर खुद मेरे रूम में आया और मेरे पास बैठकर कहने लगा, बेटा कैसी हो और बताओ तुम्हारा हस्बैंड कैसा है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, ससुर जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। न मुझे अच्छे से वक्त दे पाते हैं, न ही मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरा ससुर कहने लगा, ये ज़रा मोबाइल में एक वीडियो है, उसको तो देख लो बेटा, देखो कैसी है। तो मैंने जब ससुर का मोबाइल उठाया तो उसने वो मूवी बना ली थी हमारी और उसने मूवी मुझे दिखा दी जिसमें ज़ेशान मेरे साथ सोया हुआ था और वो मेरे साथ मैच भी खेल रहा था। तो मैंने कहा, ससुर जी, ये क्या है, ये किसने बनाई वीडियो? तो ससुर कहने लगा, बेटा मैंने खुद बनाई है। अगर तुम ज़ेशान के साथ ये काम कर सकती हो तुम मेरे साथ भी करो। मैंने कहा, आपका बेटा तो न मर्द है और आपको अभी जवानी चढ़ी है। तो मेरा ससुर कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ ये काम नहीं करोगी मैं ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा और उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं डर गई थी। फिर मैंने कहा अपने ससुर से, ससुर जी, इस टाइम तो ज़ीशान मेरे पास होता है, तुम ऐसा करो, वैसे भी इकबाल ने जाना ही नहीं है, 3-4 दिन से वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो रात को आप ही जाइएगा। चलो मैं आपकी भी बात मान लेती हूँ। तो ससुर उठकर चला गया। मज़ीद देखें किस्त नंबर 11 में। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली होने वाली वीडियोज़ में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।